सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। यहाँ पे आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं 2018 से लेके 2020 में आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी सवाल पूछे गए थे जेई एडवांस्ड में। ठीक है, तो जो बच्चे अभी इस बार जेई एडवांस का पेपर लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और आपको एक और बात बता दूं कि इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडवांस का कर रखा है। वो रोटेशन हो, ग्रेविटेशन हो, ऑप्टिक्स, थर्मो, मॉडर्न फिजिक्स, एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एरर्स एंड डायमेंशन, जो कि सारे के सारे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेड चैप्टर है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप इनको भी जरूर से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अपने जो है सेशन को शुरू करते हैं। ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा गया था इन द ईयर 2018। और अगर आप ध्यान से देखें ना तो काफी ज्यादा एडवांस जो है आईआईटी जो है वो फोकस्ड रहता है गैल्वेनोमीटर वाले क्वेश्चंस में, राइट। अब ये सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका आपको 50 टर्न्स दे रखा है। एन की वैल्यू 50 टर्न्स है। ईच टर्न हैज एन एरिया ऑफ दिस मच। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इनसाइड द गैल्वेनोमीटर इज 0.02 टेस्ला। The torsional constant of the suspension wire is this much. So basically इसके लिए आपको थोड़ा बहुत वर्किंग पता होना चाहिए एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। When a current flows through the galvanometer, a full scale deflection occurs if the coil rotates by 0.2 radians. The resistance of the coil of galvanometer is 50 ohm. This galvanometer is to be converted into an ammeter measuring the current in the range of 0 to 1 एम्पियर, यानी मैक्सिमम रीडिंग जो उस एमीटर को लेनी है वो 1 एम्पियर की लेनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कन्वर्जन करना आता होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है तो आप इसके पैरेलल में एक शंट लगाते हो, एक रेजिस्टर लगाते हो, और यहाँ पे हम कहते हैं कि भैया ये जो पूरा डब्बा है ना यही आपका एमीटर है जिसमें आपका करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज योर 1 एम्पियर। अब इसमें से आपका आईजी करंट यानी कि गैल्वेनोमीटर का जो फुल डिफ्लेक्शन करंट है वो इसमें आपको फ्लो कर जाएगा, और जो बाकी बच रहा है दैट इज योर आई माइनस आई जी, वो आपको ऊपर फ्लो कर जाएगा। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट एस इंटू आई माइनस आई जी शुड बी इक्वल टू आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं एस की वैल्यू जो आ जानी चाहिए दैट इज योर आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आई माइनस योर आई जी। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर मेरे पास कैपिटल आई है, सर मेरे पास कैपिटल जी है, लेकिन मेरे को आई जी की वैल्यू नहीं पता है, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट नहीं पता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जाना पड़ेगा, जहां पे आपने देखा है कि जो उस कॉइल पे टॉर्क लगता है दैट इज योर एन आई ए इंटू बी, एंड दिस टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू सी इंटू थीटा, जहां पे सी आपका टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं, और ये जो आई है ना यही अपना बेसिकली आई जी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज योर सी थीटा डिवाइडेड बाई एन ए इंटू बी। अब यहाँ पे आपके पास C की वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या है सर? यहाँ 10 टू द पावर -4 है। क्या थीटा की वैल्यू है? 0.2 रेडियन, और रेडियन में था तो कुछ कन्वर्जन भी नहीं करना है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पे सर मेरा 50 है। एरिया क्रॉस सेक्शन दैट इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर -4, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच, दैट इज योर कहाँ गया टेस्ला, 0.02 टेस्ला, 0.02 टेस्ला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 अपना खत्म हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे एक जीरो बैठा दिया तो डेसिमल से डेसिमल को आप यहाँ से हटा सकते हो। सो दिस बिकम्स हाउ मच, ये आपका इसको कट करेगा तो बेसिकली 10 हो जाएगा, यहाँ से ये 0, सो दिस बिकम्स बेसिकली 0.1 एम्पियर। तो ये आपका हो गया है IG की वैल्यू। अब आपके पास अगर IG आ चुका है विच इज 0.1, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आपका 50 ओम है डिवाइडेड बाई I माइनस आई जी। व्हाट इज I? 1 माइनस योर 0.1, तो न्यूमरेटर में आपका बेटा 5 है और नीचे में आपका 0.9 है, यानी 9 और ऊपर 50। इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो 5.55 आने वाला है, 5.55 आने वाला है। लेकिन एडवांस की खास बात यह है कि ये आपको काफ़ी विंडो देता है, यानी कि 5.55 आपका आंसर आ रहा है। राउंड ऑफ इसको अगर आप करोगे तो ये आपको 5.56 हो जाएगा। लेकिन एडवांस जो आपको आंसर दे रहा था यहाँ पे वो आपको एक रेंज दिया था, जो इसका ऑफिशियल आंसर किया आया था उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई बच्चा 5.50 से लेके 5.60 के बीच में कोई भी वैल्यू डालता है तो उसका जवाब सही माना जाएगा। तो आप यहाँ पे 5.55 डालिए, 5.56 डालिए, आपका आंसर दोनों ही सही कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल अपना क्या था? अगेन
अगेन यहाँ पे आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर सवाल है। सवाल जो है आपका ये 2019 का सवाल है। Two identical moving coil galvanometers having 10 ohm resistance and full scale deflection at 2 microampere। तो यहाँ पे आपको IG की वैल्यू दे दी है और ये आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस का वैल्यू है। वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, जिससे हम चाहते हैं कि 100 मिली वोल्ट का फुल स्केल रीडिंग आ जाए। सो सबसे मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे कि सर अगर ये आपका गैल्वेनोमीटर है तो हम इससे आमीटर भी बना सकते थे। और अच्छा एक काम करते, थोड़ा सा इसको नीचे बना देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करके बना देते हैं कि सर आप इसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, या फिर आप सर इसी गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टामीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, जहाँ पे यहाँ पे S1 पैरेलल में लगता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका सीरीज में लगता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम चाहते थे कि वोल्टामीटर की मैक्सिमम रीडिंग 100 मिली वोल्ट ली जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका डब्बा है ना, ये डब्बा बेसिकली वोल्टमीटर है, तो इस पूरे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस RV कहलाएगा। इसके अंदर आपका जो करंट है वो IG ही फ्लो कर सकता है, क्योंकि यहीं पे आपका गैल्वेनोमीटर भी है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो तो 100 मिली वोल्ट दे रखा है, यानी 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टामीटर। सो IG की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो एम्पियर। सो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर। तो आप यहां से देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर आपका कितना निकल के आ रहा है, दिस इज टर्निंग आउट टू बी योर 50,000 ओम। सो बेसिकली 50 किलो ओम जो है वो आपका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर इज 100 किलो ओम, जो कि आपको गलत जवाब है, ठीक है। अच्छा, ये आपका मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन था और एक एक करके चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ की अगर हम बात करें तो ये आपको अमीटर में करंट घुस रहा है, जिसमें से ये आपको चला जाएगा IG और यहाँ पे आपको चल जाता है बेसिकली I माइनस IG। और इस पूरे डब्बे का जो रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। क्लियर बात है। अच्छा, अब मुद्दे की बात यह है, ध्यान से यहाँ पे बात को समझना, बहुत प्यारा तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बी पार्ट के लिए हमें रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर भी चाहिए, तो इसका सबसे शॉर्टकट और प्यारा तरीका क्या होगा कि आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ये पूरे का जो रेजिस्टेंस है इंटू आई करोगे तो वो आपको क्या दे देगा, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G। तो यहां से क्या आपको RA की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, दिस इज IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाई योर कैपिटल I। सही बात है सर, यानी कि सर ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू IG की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो एम्पियर, 2 इंटू 10⁻�6, कैपिटल G की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई कैपिटल I। कहाँ गया अपना ये रहा, हम उसे 1 मिली एम्पियर का अमीटर बनाना चाहते हैं। सो 10⁻⁻3, तो ये आपका जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.02। और ये है क्या ऑप्शन, यस, यही हमको कह रहा है कि होना चाहिए 0.02। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। क्लियर है, यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। सो बेसिकली हमने यहां पे क्या पता कर लिया है कि भैया रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर इज योर 50 किलो ओम, 50 किलो ओम, एंड रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज योर 0.02 ओम। अच्छा, अब इतना पता करने के बाद लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट्स। ठीक, अब सी ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल R। सो बेसिकली आगे आपने क्या किया, These are then used to measure the voltage and current in the Ohm's law experiment, जहां पे रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओम था और आइडियल सेल है, यानी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फिलहाल 0 है। तो इसका सर्किट कैसा बनेगा, ये रहा आपका वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, दैट इज योर R इज इक्वल टू 1000 ओम। और अगर आप ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट को करते हो तो बेसिकली आप यहाँ पे सीरीज में अमीटर लगा देते हो और इसके पैरेलल में आप बेसिकली एक वोल्टमीटर लगा देते हो इस तरीके से, और यहाँ पे आपने लगा दिया है एक आइडियल सेल। ठीक है, ये आपको रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है, ये रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है। सो बेसिकली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो और आप इस R की वैल्यू को पता करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, R मेजर्ड, यानी कि जो रीडिंग आपने, जो वैल्यू आपने मेजर करी है, दैट इज बेसिकली वोल्टमीटर का रीडिंग डिवाइडेड बाय अमीटर का रीडिंग। समझ रहे हो, वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा डिवाइडेड बाय अमीटर क्या रीडिंग देगा। अब यहां पे सर्किट में आपको आई करंट फ्लो कर रहा होगा,
आई करंट फ्लो कर रहा है, तो अमीटर तो वही रीडिंग देगा ना जो ये आई होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, वोल्टामीटर क्या रीडिंग देगा? वोल्टामीटर सर वो रीडिंग देगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। समझ रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। अब मेरे को ये बताओ, क्या हम इस ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या हम उसको आई इंटू इन दोनों का आर इक्विवेलेंट नहीं कह सकते हैं? आर वी और आर का आर इक्विवेलेंट नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं सर। आर इक्विवेलेंट ऑफ किसका? ए एंड सॉरी आर वी एंड दिस कैपिटल आर। तो इस बात को ध्यान रखना, ये पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट नहीं है, सिर्फ इसका आर इक्विवेलेंट है, सिर्फ इसका आर इक्विवेलेंट है डिवाइडेड बाई आई। यानी कि जो आर मेजर्ड है वो आर इक्विवेलेंट के बराबर है, विच इज योर आर वी इंटू 1000। एंड व्हाट इज आर वी सर? सर आर वी इज 50 किलो ओम, यानी कि सर 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 50,000 प्लस 1000, दैट इज योर 5100। सो इफ यू सी टू इट, ये आपका 3 0 यहां से खत्म हो जाएगा। सो दिस बिकम्स बेसिकली योर 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई योर 51। अब इसको है ना आपको एकदम प्रिसाइसली सॉल्व करना होगा, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 980 के आसपास आएगा। और यहां पे हमसे कहता है कि 978 और 982 के बीच में है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है एकदम। ठीक है। अच्छा, डी पार्ट, if the ideal cell is replaced by a cell having an internal resistance 5 ohm, हमसे कहता है कि अगर यहां पे एक internal resistance 5 ohm भी जोड़ देते, तब क्या इस R measured की वैल्यू 1000 से ज्यादा हो जाएगी? तो बेटा अगर आप यहां पे पूरे कैलकुलेशन को देखें, क्या इस पूरे कैलकुलेशन में इस बात से फर्क पड़ता है क्या कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस था या नहीं था? आप ध्यान से सोचिए, हमने तो मान लिया था ना कि सर्किट में कोई आई करंट है, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो अंत में आपको दोबारा से इन दोनों का आर इक्विवेलेंट ही आने वाला है। यानी ये ऑप्शन आपको गलत है, डिपेंड ही नहीं करता है कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है। ये आपको सबसे प्यारा तरीका है जिससे आप इसे बहुत कम समय में क्रैक कर सकते थे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैलोनोमीटर वाले क्वेश्चंस पे, एमीटर वाले क्वेश्चंस पे आपकी एडवांस लेवल तक मास्टरी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको एक्चुअली मैं अगर सच में कहूं तो ये एक आसान सा सवाल था आपके 2020 में। हालांकि 2020 में आपको काफी सवाल मुश्किल लेवल पे आए थे, लेकिन ये सवाल आपको आसान है। सवाल में क्या कहता है? इन द बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर। ठीक है, तो बैलेंस्ड ही है, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, वो हमको दिख रहा है। लेकिन यहां पे बैलेंस अनबैलेंस अगर वर्ड नहीं भी बोलता ना, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, हमसे कहता है द रेजिस्टेंस R3 हैज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इतना इफ द टेम्परेचर ऑफ R3 इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर को अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, द वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन S एंड T विल बी हाउ मच। सो इन दोनों के बीच का हमसे पोटेंशियल डिफरेंस सवाल में पूछ रहा है। क्लियर बात है सर? तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस R3 का, अच्छा देखिए सवाल में कुछ कह नहीं रहा है ना, तो इस वोल्टामीटर को आप एक आइडियल वोल्टामीटर ही मानेंगे, राइट? तो यहां पे कोई भी करंट नहीं है इस ब्रांच में, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो पता करना है कि R3 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जब 100 डिग्री से इसका टेम्परेचर को बढ़ा दोगे। सो R3 का जो अब नया रेजिस्टेंस है दैट इज योर R3 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.0004 मल्टीप्लाइड बाई योर डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? डेल्टा टी। सो दिस बिकम्स योर 301 प्लस, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका बन जाएगा हाउ मच? 0.04, राइट? सो दिस बिकम्स योर 300 प्लस एंड दिस बिकम्स योर 12, सो दिस बिकम्स 312 ओम्स। तो अब आपके जीवन में ना यहाँ पे 300 ओम तो रहा ही नहीं, इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे आपके पास बेसिकली अब 312 ओम ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, लेट अस रिमूव दिस, वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द वैल्यू 312 ओम। अब हमको यहाँ पे S और T के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस बेसिकली सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है ना। यहाँ से करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा और यहाँ से आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, तो अगर आप सिर्फ लेफ्ट वाले पे फोकस करें, मान लीजिए ना कि इसमें कोई आपको करंट I1 है और इस वाले में आपको कोई तो करंट I2 है। अगर हम लेफ्ट वाले पे फोकस करें तो क्या आप यहाँ पे VS माइनस VQ को
Vs माइनस VQ को आप यहाँ पे I1 इंटू 312 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। और I1 कितना होगा? 50 पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस है, तो I1 आपका हो जाएगा बेसिकली 50 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 60 प्लस 312 विच इज योर 372, दिस मल्टीप्लाइड बाई 312। सो आपको बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, और प्लीज प्यार से सिंप्लीफाई कीजिएगा क्योंकि सवाल में सिली मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सो 4 7 28 ये आपका हो जाएगा, 3 बच जाएगा, सो 4 8 ये आपका हो जाएगा 4 9 36 लाइक दिस, राइट। और इसको अगर आप थोड़ा सा और छोटा करें तो 31 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 2 एंड 6 लाइक दिस। सो 5 6 आपका हो जाएगा 30, 3 हाथ में 5 2 10, सो 13, सो 1300 डिवाइडेड बाई 31 वोल्ट्स। इतना ही आ रहा है ना, 5 3 30, हाँ बढ़िया एकदम। तो ये आपका हो रहा है Vs माइनस VQ। सिमिलरली आप क्या यहाँ पे Vt माइनस VQ नहीं पता कर सकते? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर Vt माइनस VQ इज अगेन I2 इंटू 500 एंड I2 इज व्हाट? I2 इज योर 50 अपॉन इन दोनों का समीशन विच इज योर 600 मल्टीप्लाइड बाई योर 500। तो यहाँ से 0 0 0 0 खत्म, दिस बिकम्स योर 25, दिस बिकम्स योर 3, तो ये 125/3 वोल्ट्स आ जाएगा। सही बात है, लेकिन हमें इंटरेस्ट है Vs माइनस VT में। तो आप देख सकते हो ना कि अगर आपको Vs माइनस VT चाहिए तो आपको इसको और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो VQ तो हट जाएगा। सो बेसिकली दिस माइनस दिस, दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। 1300 डिवाइडेड बाई 31 माइनस योर 125 डिवाइडेड बाई 3। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अभी भी इसको डिवाइड ना करें, आप पहले इसको LCM लेके ही सॉल्व करें। आप इसको शुरुआत में LCM लेके ही सॉल्व करें, एंड व्हेन यू विल प्रॉपरली सॉल्व इट यू विल गेट 0.268। लेकिन मैंने जैसा बोला कि एडवांस आपको काफ़ी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, राइट। आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक आंसर को रिपोर्ट करना था, तो आप इसका आंसर जो रिपोर्ट किए होंगे एग्जामिनेशन में आप इसको 0.27 रिपोर्ट किए होंगे। हालांकि एडवांस ने जो इसका ऑफिशियल की में आंसर दिया था दैट वाज 0.26 से लेके 0.28, यानी अगर आपने 0.26 दिया है तब भी आपका आंसर सही है, अगर आपने 0.27 दिया है तब भी सही है, और अगर आपने 0.28 दिया है तब भी आपका आंसर सही है, राइट। तो काफी आपको वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। ठीक, चलिए लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको जो था, जो इसका पहला पार्ट है वो काफी ट्रेडिशनल है, बाकी जो पार्ट है वो थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल है। ठीक है, बाकी सवाल अभी भी आपको समझ में आएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सवाल में आपसे क्या कहता है, 2020 का एक क्वेश्चन है। शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज अ थिकनेस T, रेजिस्टिविटी ρ, इट्स इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2। आपने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है V0 की, तो जाहिर सी बात है कि करंट आपको इधर से इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आपको इस तरीके से फ्लो इसमें कर रहा होगा। अच्छा, इट इज ऑब्जर्व दैट अ ट्रांसफर्स voltage delta V develops between its inner and outer surface due to the purely kinetic effect of the moving electron. So electron, अगर आप ध्यान से देखें, करंट अगर आपको इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन आपको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर पाथ में है, तो आपका यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फंडा लगेगा। तो उसके ऊपर भी हमसे सवाल पूछ रहा है, इग्नोर एनी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट। ठीक, सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि सर्किट में ये जो आपका करंट आई है क्या उसकी वैल्यू इतनी है। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात, आपको सवाल में यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ था, आपको रेजिस्टिविटी दिया था, तो थिकनेस क्या है जनाब? अगर हम इसी को 3D में बनाएं, आप देख सकते हैं ना, तो ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, यानी कि इसका ना कुछ तो ये एक थिकनेस रहा था, वो हमको सवाल में स्मॉल t दे रखा है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। आपने क्या किया यहाँ पे, अगर हम दोनों में ही आपको साइमल्टेनियसली डायग्राम दिखाए, तो आपने स्मॉल x पे जाके dx थिकनेस का ये एक पतला सा स्ट्रिप लिया है, और स्ट्रिप लिया है तो ये कंप्लीट इस तरीके से होगा। स्ट्रिप आपको जो है इस तरीके से बेसिकली कंप्लीट हो रहा होगा, राइट। तो आपने ये इसके ऊपर एक स्ट्रिप लिया है। सिमिलरली अगर हम इसी को इस वाले डायग्राम में भी आपको बना के दिखाए, विच विल मेक योर लाइफ अ लिटिल ईजियर, तो यहाँ पे देखिए आपको
2D में और 3D में दोनों में ही डायग्राम को समझाने की कोशिश की जा रही है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से हमने जो है x पे जाके dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है। सबसे पहले हम लोग पता कर लेंगे कि इस एलिमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस कितना है, राइट इस एलिमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस कितना है वो हम लोग अभी पता करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी आर सेइंग इज x पे जाके dx का एलिमेंट लिया है, तो इसका छोटा सा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ क्या होता है, लेंथ वो लेंथ होता है जिसको करंट क्रॉस करने वाला है। तो करंट तो भाई साहब आपका यहां से पूरा यहां तक फ्लो करेगा, तो ये स्ट्राइप का लेंथ कितना हो जाएगा, पाई इंटू एक्स, है ना, सेमी सर्कल है। एरिया होता है ये वाला चीज, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो चीज है, लेट मी हाईलाइट इट अ लिटिल बेटर, ये आपका बेसिक क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पतले से एलिमेंट का। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये वाली चीज तो अपनी dx है, ये वाली चीज dx है और ये वाली चीज t है, तो इसका एरिया हो जाएगा t इंटू dx। क्लियर है एकदम। अब ऐसे पतले पतले सारे स्ट्रिप, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने बैटरी ऐसी लगाई हुई है, आपने बैटरी जो है कुछ इस तरीके से लगाई है, तो ऐसे पतले पतले आपने यहां पे एक और स्ट्रिप लेटर से मान लिया, तो ये सारे स्ट्रिप्स बेसिकली आपस में है तो पैरेलल में, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रिप आपको एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस है, ठीक है। तो पैरेलल में अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1/dr का इंटीग्रेशन। पलट के ना इंटीग्रेट करोगे, पलट के इंटीग्रेट करोगे, हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सो 1/r इक्विवेलेंट इज 1/dr, तो इसको पलटो, सो ये हो जाएगा आपको t dx डिवाइडेड बाई रो पाई x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनर रेडियस से लेके आउटर रेडियस तक, यानी कि सर r1 से लेके r2 तक। क्लियर है एकदम। तो यहां से आपका 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा t डिवाइडेड बाई रो पाई, और dx बाई x आपको होता है log ऑफ x, यानी कि log ऑफ r2 बाई r1, यानी कि सर जो मेरा करंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर v नॉट बाई r इक्विवेलेंट, राइट। सो करंट इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट आपको पहले से इतना है, सो ये आपको बेसिकली v नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई रो इंटू पाई, दिस इज योर log r2 बाई r1। तो ये जो है मेरा आंसर हो जाने वाला है करंट का। और क्या यही आंसर आपको ऑप्शन में दिया है, तो यू कैन सी दैट यस दिस वॉज द एग्जैक्ट थिंग गिवन, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यहां पे इसके बारे में। दोबारा से आ जाइए कि आपने x पे जाके dx थिकनेस का जो एलिमेंट पकड़ा था, राइट। अच्छा, क्यों कर रहे हैं सर हम लोग दोबारा से इसके ऊपर, क्योंकि अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन के मोशन पे फोकस करना है, राइट। बहुत कोई टफ चीज नहीं है, बहुत कोई हाईफाई चीज आपको नहीं सिखाई जा रही है, अपने को जो है फिलहाल फोकस करना है इलेक्ट्रॉन के मोशन पे। हमने क्या डिस्कस किया कि करंट अगर आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपको इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में होगा, सही बात है। यह आपको इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक बात है सर। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ये जो हम लोग वेलोसिटी लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बढ़िया है सर। और क्या सर, अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ कर रहा है तो सेंटर की तरफ उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। ये सर्कुलर पाथ है, जहां पे सर्कुलर पाथ का रेडियस ही सर जो है मेरा x है ना, ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपको x है, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस ही x है। ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो सेंटर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही नहीं सकता है, अपने को मैग्नेटिक इफेक्ट सब कुछ इग्नोर करने बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक ही प्राणी फोर्स लगा सकता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, दैट इज Q इंटू ई। और इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स नीचे लगा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ होगा। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि कुछ तो कारण रहा था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डेवलप हो गया है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में है, यानी ये हायर पोटेंशियल रहा होगा और ये लोअर पोटेंशियल रहा होगा, यानी आउटर सरफेस आपको लोअर पोटेंशियल पे है, आउटर सरफेस आपको लोअर पोटेंशियल पे है, यानी बी गलत है और सी आपका सही है, ठीक है। अब बात करना है कि ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, क्या वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उस पे हमें अब चर्चा करनी है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या बोला कि भाई साहब
ये जो आपने x पे जाके dx थिकनेस का जो स्ट्रिप माना है, मान लीजिए ना कि इसमें आपको बहुत छोटा सा कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर आपको, इस स्ट्रिप के अंदर आपको, ये जो शेडेड पोर्शन है इसके अंदर आपको छोटा सा DI करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने इस DI करंट को क्या बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो V नॉट ही है, ये पूरे लेयर का पोटेंशियल आपको V नॉट है और इस पूरे लेयर का पोटेंशियल 0 है, तो अभी भी इसका पोटेंशियल V नॉट है और इसका 0 है, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस दिस स्ट्रिप वो तो अभी भी आपको V नॉट ही है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो इस पतले से स्ट्रिप का छोटा सा जो रेजिस्टेंस होगा, हमने अभी भी सॉल्व किया था ना, दैट इज योर हाउ मच, दैट इज योर रो एल, एल अपना था पाई इंटू एक्स, और थिकनेस जो आपका एरिया होगा टी इंटू डी एक्स वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन सर हमारे पास ना डी आई को लिखने का एक और तरीका होता है, NeAVD, याद कीजिए, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, ई एरिया अगेन आपका टी डी एक्स हो जाने वाला है, और ये आपका हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो दिस इज योर V नॉट टी डी एक्स डिवाइडेड बाई रो इंटू पाई इंटू एक्स। सो इफ यू सी वेरी केयरफुली, टी डी एक्स तो आपका यहाँ से सेलेक्ट लिया, खत्म हो गया। अच्छा, और यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आ रहा है बेसिकली V नॉट डिवाइडेड बाई, लेट मी राइट इट समवेयर एल्स, ये आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है दैट इज योर V नॉट डिवाइडेड बाई रो पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपका टर्म है ना NE, ये भी आपका राइट साइड चला जाएगा, ठीक। अच्छा, अगेन इफ यू सी, आपका V नॉट कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आपका N और E भी कांस्टेंट है, सो दिस इज नथिंग बट सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई x। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली आपका सम कांस्टेंट अपॉन x आ रहा है। क्यों सर हमने इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, और वो कैसे मिलेगा। अब इस लोकेशन पे अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज योर E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया है, दैट इज इक्वल टू mvd स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। अच्छा सर, यानी कि सर यहां से मेरा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू m बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्क्वायर इज नथिंग बट योर k का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। यानी कि सर यहां से हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना दैट इज इक्वल टू अगेन k स्क्वायर भी कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e स्मॉल e कांस्टेंट, सो दिस इज अगेन सम न्यू कांस्टेंट, सम लेट अस से k नॉट, सम न्यू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई x क्यूब। दिख रहा है, यह आपका हो गया है E इज इक्वल टू k नॉट अपॉन x क्यूब। अच्छा, और इस k नॉट के अंदर हमेशा याद रखना कि आपका ये V नॉट छुपा हुआ है, या आप ध्यान से देखें तो इस स्मॉल k में आपका ये V नॉट छुपा हुआ था, है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, इस k के साथ है ना ये V नॉट को रखो, क्योंकि हमको ये V नॉट चाहिए रहेगा आगे जाके, k के साथ इस V नॉट को हम लोग रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका बेसिकली ये V नॉट स्क्वायर अपना आएगा, है ना, ये V नॉट स्क्वायर अपना आएगा, सो सम न्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय योर V नॉट स्क्वायर, इसको रख रहे हैं अपने, राइट। अच्छा, अब आप सभी को पता है कि आप इस डेल्टा V को क्या लिख सकते थे, हम इस डेल्टा V को सर, हम लिख सकते थे इंटीग्रल E डॉट dx, ठीक है। एंड व्हाट इज E? E इज दिस मच, सो ये बेसिकली आपका सम कांस्टेंट इनटू V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर x क्यूब, और यहाँ पे आपका dx है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपका dx x क्यूब इंटीग्रेट करोगे तो वहाँ पे आपको लिमिट जब लगाओगे यहाँ पे R1 से लेके R2, तो उसमें R1 R2 का ही टर्म आपका रहने वाला है, यानी कि जो आपका डेल्टा V है ना वो आपको प्रोपोर्शनल टू V नॉट स्क्वायर ही आने वाला है, प्रोपोर्शनल टू वो आपको V नॉट स्क्वायर रहेगा। और इस वाले सवाल में आपने देखा था कि V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि आपका डेल्टा V जो है वो प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है, बढ़िया है। सो आई होप आपको ये पूरा जो एनालिसिस है वो आपको समझा होगा, बिकॉज दैट मेक्स दिस क्वेश्चन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अपने मिलते रहेंगे, कमेंट में रिप्लाई जरूर से कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और आपको कैसा लगा, एंड प्लीज चेक आउट ऑल दी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।